गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं राज्य स्वायत्तता के बारे में। स्टेट ऑटोनमी, राज्य स्वायत्तता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है, मीनिंग, राज्य स्वायत्तता के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं और राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। इन विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राज्य स्वायत्तता के बारे में। राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है? भारत का संविधान संघात्मक है, जिसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन संविधान द्वारा केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, जबकि राज्यों को कम शक्तियां प्रदान की गई है। इन्हें लेकर केंद्र और राज्यों में आरंभ से ही विवाद रहा है। राज्य स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। राज्य स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, बल्कि राज्यों को उनके अधिकार देने से है। राज्य स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राज्यों को उनके अधिकार देने से है और केंद्र सरकार के कम से कम हस्तक्षेप करने से है। इसका तात्पर्य है कि राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण विकास कार्यों को अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से कर सकें। दरअसल राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार ही राज्य स्वायत्तता है। तो राज्य केंद्र से विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय और न्यायिक मामलों में स्वायत्तता चाहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं सहमति का आधार हमारे संविधान में विद्यमान है, मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह आधार और कमज़ोर हुआ है और इसका स्थान है टकराव की राजनीति। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने केंद्र से राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। 1967 के आम चुनाव में 8 राज्यों में कांग्रेस को पराजय के बाद राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका को लेकर केंद्र की आलोचना भी की गई है। फलस्वरूप 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसने राज्यों को अधिक अधिकार देने की सिफारिश भी की और केंद्र की आलोचना की कि उसने राज्यों को स्वायत्तता देने के मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप किया है। इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और केंद्रीयकरण की प्रक्रिया और मजबूत होती चली गई। वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों के निर्धारण हेतु मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के 2 अन्य सदस्यों में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तथा डॉक्टर पी चंद्र रेड्डी शामिल थे। राज्य स्वायत्तता के संदर्भ में राजमन्नार समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। समिति ने सुझाव दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया जाए और जिसका अध्यक्ष कौन हो? प्रधानमंत्री हो। इसके साथ राजमन्नार समिति ने यह भी सिफारिश की कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक संवैधानिक निकाय स्थापित किया जाए। तीसरी सिफारिश कमेटी ने की कि वित्त आयोग स्थायी आधार पर स्थापित हो तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक आवंटन किया जाए। इसी के साथ साथ राजमन्नार समिति ने यह भी सिफारिश की कि केंद्रीय और समवर्ती सूची के अनेक विषयों को
राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ साथ यह भी सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मंत्रिमंडल अथवा उसी उद्देश्य से बनाई गई किसी उच्चाधिकारी निकाय के परामर्श से ही की जाए। तो इस प्रकार से राजमनार समिति ने केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में ये सिफारिशें की गई है। केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण के साधन। केंद्र का राज्यों पर अनेक साधनों के तहत नियंत्रण है। केंद्र अधिक शक्तिशाली है राज्य की तुलना में। तो केंद्र का राज्यों पर जो नियंत्रण के साधन हैं वो कौन से हैं? संविधान निर्माताओं ने भारत में ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांत पर आधारित हो। भारतीय संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होगी और कौन सी शक्ति केवल राज्यों को मिलेगी। लेकिन संविधान ने केंद्र को कुछ ऐसे साधन सौंपे हैं जिसका प्रयोग करके वह राज्यों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। और वे साधन कौन कौन से हैं उनका हम अभी अध्ययन करेंगे कि केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। पहला साधन है कि केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करने का पहला साधन है कि राज्यों के पास अपने संविधान का नहीं होना। राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है, ये पहला साधन है कि केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करता है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति केवल केंद्र के पास है और राज्यों के पास नहीं है। तो परिणाम स्वरूप यह भी केंद्र का ऐसा साधन है जो कि राज्यों पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 के प्रावधान। अनुच्छेद 3 के प्रावधान, इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की शक्ति रखती है और इस परिवर्तन के लिए केंद्र को राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि केंद्र जब चाहे किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा क्षेत्र में बदलाव कर सकता है बगैर राज्य की अनुमति के। यह भी केंद्र के पास एक ऐसा साधन है जो कि राज्य पर नियंत्रण का काम करता है। इसके साथ साथ संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्ति, यह भी एक ऐसा साधन है जो कि केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण करता है। इसके तहत अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राज्य सूची से जुड़े विषय पर संसद कानून बना सकती है। परिणाम स्वरूप इस साधन के तहत भी केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है। इसके साथ साथ आपातकालीन घोषणाएं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार है। इस घोषणा के उपरांत संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, जिससे केंद्र का राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो यह भी केंद्र के पास राज्यों पर नियंत्रण करने का एक साधन है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं भी ऐसा साधन है जिससे केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये सेवाएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती हैं। राज्य सरकारें न तो इसको नियुक्त कर सकती है न ही इन्हें हटा सकती है, इन पर केंद्र का ही नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं भी ऐसा साधन है केंद्र के पास जिस पर केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और राज्य का कानून केंद्र के कानून को ओवरलैप करता है तो राज्य का कानून शून्य हो जाएगा, वहाँ केवल और केवल केंद्र का कानून मान्य होता है। तो इस प्रकार से यह भी एक ऐसा साधन है जिससे केंद्र ने राज्य पर नियंत्रण बना रखा है। समवर्ती सूची के विषय के साथ साथ केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता भी एक ऐसा साधन है जिससे केंद्र राज्य पर हावी है। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता में यह विदित है कि आर्थिक मामलों में राज्य केंद्र पर निर्भर है।
राज्यों को वित्तीय सहायता देते समय केंद्र अपनी स्वयं शक्ति का प्रयोग करता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र राज्यों की वित्तीय मामलों पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से राज्य पर पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है। यह भी केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण करने का एक साधन है कि केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। इसके अलावा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका, यह भी केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण करने का एक साधन है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल राज्य में केंद्र की सत्ता का प्रतीक है। वह राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखता है। तो इस प्रकार से ये वो मुख्य साधन है जिनसे केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखता है या केंद्र के द्वारा राज्य पर नियंत्रण करने के मुख्य साधन, जिनमें शामिल है कि राज्यों के पास अपने संविधान का नहीं होना, अनुच्छेद 3 के प्रावधान, संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्ति, आपातकालीन घोषणाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, समवर्ती सूची के विषय और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। इसके अलावा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल। इसके बाद हम जिक्र करते हैं स्वायत्ता के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। स्वायत्ता का अर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वायत्ता से हमारा अभिप्राय स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि स्वायत्ता से अभिप्राय है कि केंद्र का राज्य के कार्य में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो स्वायत्ता के पक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य है, पहला तर्क है स्वायत्ता के पक्ष में कि अधिकारों के विकेंद्रीकरण व राज्य की स्वायत्ता के समर्थकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने और राष्ट्रीय एकता की ताकतों को मजबूत बनाने के लिए देश की विविधताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें स्थानीय स्तर पर संरक्षित करने की कोशिशों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि राज्यों को स्वायत्ता देने से राष्ट्र की एकता और अखंडता पर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं होता, इसलिए राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। ये भी राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ राज्य की स्वायत्ता के पक्ष में दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ फेडरल है, और स्वायत्ता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए स्वायत्ता की मांग संघीय ढांचे के लिए घातक नहीं है। स्वायत्ता से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो स्वायत्ता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि स्वायत्ता का जो अर्थ है वो स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए स्वायत्ता से क्या होगा, विकास का जो मार्ग है प्रशस्त होगा, राज्य का विकास होगा, स्टेट डेवलपमेंट करेगा। तो इसलिए स्वायत्ता राज्यों को दे देनी चाहिए। ये भी राज्य की स्वायत्ता के पक्ष में तर्क दिया जाता है। इसके अलावा राज्य की स्वायत्ता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बढ़ते दबावों के कारण राज्यों के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक नियोजन तथा स्वतंत्र रूप से विकास करने की दृष्टि से राज्यों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, किंतु अक्सर यह देखा गया है कि केंद्र उन राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करता है जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो राज्य स्वायत्ता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार भी किया जाता है, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए और राज्यों को स्वायत्ता होगी तो केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी तर्क दिया जाता है कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि राज्य स्वायत्ता से राज्य सरकारों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से कर सकेंगे तथा आय के अन्य स्रोतों को ढूंढेंगे तथा आत्मनिर्भर बनेंगे। तो राज्य की स्वायत्ता के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि राज्यों को स्वायत्ता देने से राज्य सरकारें जो है वो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा उनके सामने जो समस्याएं आएंगी वो उन समस्याओं का अपने ढंग से अपने तरीके से उन समस्याओं को सुलह करेंगे और वित्तीय मामलों में भी अपने आप को मजबूत करेंगे राज्य, अगर राज्यों को स्वायत्ता दे दी जाए। तो ये भी राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क दिया जाता है। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि राज्य स्वायत्ता से सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना होगी,
राज्य स्वायत्ता से क्या होगा, सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना होगी। फिलहाल तो राज्यों की स्थिति कार्यपालिकाओं की जैसी है। राज्य सूची के विषय में भी केंद्र सरकार जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सरकार के अधिकारों को भी अपने पास सुरक्षित रख सकती है। तो इस प्रकार से यह भी तर्क दिया जाता है कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क। राज्य स्वायत्ता के मुख्य पक्ष में 4 तर्क दिए गए हैं कि राज्य स्वायत्ता के पक्ष में यह भी तर्क दिया गया है कि राज्यों को स्वायत्ता मिलने से राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा नहीं होगा। राज्यों को स्वायत्ता दे देनी चाहिए क्योंकि स्वायत्ता का अर्थ जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए स्वायत्ता से जो है वो राज्य का विकास होगा। और राज्यों को स्वायत्ता इसलिए भी दे देनी चाहिए क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों को स्वायत्ता देने से राज्य रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा और उनके सामने जो समस्याएं होंगी वो उनको आसानी से उनका सॉल्यूशन है वो कर पाएंगे, इसलिए भी स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो राज्य स्वायत्ता के पक्ष में ये तर्क दिए गए हैं कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क देने के साथ साथ राज्य की स्वायत्ता के विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं कि राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलनी चाहिए। राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में भी अनेक तर्क दिए गए हैं कि राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलनी चाहिए। राज्य की स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क इस प्रकार से हैं। पहला तर्क है कि केंद्र के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के पक्षकारों का तर्क है कि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देकर ही राष्ट्रीय एकता की रक्षा की जा सकती है और केंद्र को कमज़ोर करने का कोई भी प्रयास अंततः भारत को सोवियत संघ की राह पर धकेल देगा। तो इस प्रकार से राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये तर्क दिया गया है कि राज्यों को अगर स्वायत्ता दे देंगे तो केंद्र जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, शक्तिशाली नहीं रहेगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा शक्तिशाली होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। तो इसलिए स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि राज्यों को स्वायत्ता देने से राष्ट्र की एकता अखंडता खतरे में आ सकती है और केंद्र हमेशा ही मजबूत होना चाहिए, तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकती है। तो राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। इसके अलावा राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि आज राज्य स्वायत्ता की मांग की जा रही है, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में स्वतंत्रता की मांग नहीं की जाएगी। तो आलोचना करने वालों ने यह भी कहा है कि विपक्ष में तर्क ये भी दिया है कि आज तो राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, अगर उनको स्वायत्ता दे दें तो ये आगे जाकर जो राज्य हैं वो किसकी मांग करेंगे, स्वतंत्रता की मांग भी करने लग जाएंगे, स्वतंत्रता की मांग भी करेंगे। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। तो राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि आज राज्यों की स्वायत्ता की मांग जो है वो भविष्य में स्वतंत्रता की मांग पर आ सकती है, अड़ सकती है। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान को समाप्त करने और उसकी शक्तियों को कम करने से संविधान की भावनाओं को आघात पहुंचेगा तथा अनुच्छेद 356 जैसी प्रावधान के कारण संविधान के सुचारू संचालन में असुरक्षा पैदा होगी। तो राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि अगर राज्यों को स्वायत्ता दे दी जाएगी तो अनुच्छेद 356 का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 का प्रयोग है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन अगर राज्यों को स्वायत्ता दे दी जाए तो अनुच्छेद 356 का क्या होगा, आघात पहुँचेगा। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती, ये भी एक तर्क दिया जाता है। तो राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी एक तर्क है, अनुच्छेद 356। इसके साथ साथ राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मजबूरी ही राज्य स्वायत्ता की गारंटी है। यदि केंद्र को कमज़ोर बना दिया गया तो हो सकता है कि इतिहास अपने को दोहराए और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। तो राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में एक तरह ये भी दिया जाता है कि अगर राज्यों को स्वायत्ता दे दी जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कमज़ोर, केंद्र को कमज़ोर बना दिया जाए तो भविष्य में हमें किसी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप हम उसमें फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता
नहीं दी जा सकती। ये भी तर्क दिया जाता है कि राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में कि राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे राज्य को स्वायत्ता मिलने से केंद्र पावरफुल नहीं रहेगा, शक्तिशाली नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क हमने पढ़ा कि राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क कि राज्य को स्वायत्ता देने से राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क यह भी दिया जाता है कि आज राज्य की स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भविष्य में स्वतंत्रता की मांग भी करें, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। ये भी तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 356 वर्तमान में लगा सकते हैं और राज्यों को स्वायत्ता मिलने से अनुच्छेद 356 का आघात होगा, और जो इसका कि वर्णन संविधान में किया गया है, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि राज्यों को स्वायत्ता देने से केंद्र कमज़ोर हो जाएगा, शक्तिशाली नहीं रहेगा, पावरलेस हो जाएगा, और भविष्य में अगर कोई समस्या आती है तो उसका सामना भी केंद्र नहीं कर पाएगा, परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जा सकती। तो आज की इस वीडियो में हमने राज्य स्वायत्ता के बारे में चर्चा की। राज्य स्वायत्ता का अर्थ कि राज्य स्वायत्ता का स्वतंत्रता नहीं है, राज्य स्वायत्ता का अर्थ है कि केंद्र राज्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा स्वायत्ता राज्य जो केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण करने के मुख्य जो साधन है उनका हमने जिक्र किया, और राज्य स्वायत्ता के पक्ष में और राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं।